वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए एक कंसेप्ट प्लान किया हुआ है। मैं आपको इसमें कंसेप्ट शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना होगा। लेट कर, फैल कर, घूमते फिरते टहलते हुए वीडियो देखने से मैथ समझ में नहीं आता है। पेन लेकर बैठकर सॉल्व करने से मैथ्स आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुनिए। देयर आर 12 persons in a room. Find number of handshakes if everybody in a room shakes hand with everybody else. बोल रहा है कि एक कमरे में 12 लोग हैं। अगर हर एक इंसान हर दूसरे इंसान से हाथ मिलाता हो तो बताइए कमरे में कितने अलग अलग प्रकार से हैंडशेक हो सकते हैं। ये है वो क्वेश्चन। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। आंसर कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना है, तुरंत कीजिएगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ज़रा, टोटल 12 लोग हैं, गॉट इट। मुझे एक कमरे में हैंडशेक करवाने हैं जब हर एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिलाता हो तो कंडीशन है। टोटल कितने लोग हैं भाई? 12। अब आपको एक अगर हैंडशेक करवाना हुआ, एक हैंडशेक, तो आपको खुद से पूछना होता है कि अगर मुझे एक बार हैंडशेक करवाना है तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मुझे एक बार हैंडशेक करवाना है तो मुझे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेप्टेड। मिनिमम एक हैंडशेक करवाने के लिए 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है। कमरे में कितने लोग हैं? 12। 12 में से अगर 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए? 12C2। तो 12C2 कन्वेज कि मैंने 12 में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है। और मैं जितने अलग अलग तरीके से 12 में से 2 लोग को सेलेक्ट करता जाऊंगा ना, उतने अलग अलग हैंडशेक होते जाएंगे। बात आ रही है पकड़ में? तो 12C2 कन्वेज कि 12 में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। जितने भी अलग अलग तरीके होंगे सिलेक्शन के सारे 12C2 में काउंटेड हैं। तो जितने अलग अलग तरीके से 2-2 लोगों का सिलेक्शन होता जाएगा उतने अलग अलग हैंडशेक होते जाएंगे। तो ये जो 12C2 है ये कन्वे करेगा नंबर ऑफ हैंडशेक्स को। पॉइंट है समझ में? तो 12C2 क्या कहता है भाई? इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैंने इसके पहले क्लास में बताया हुआ है, 12 × 11 अपॉन 2 × 1, तो आंसर है 66। तो अगर एक कमरे में 12 पर्सन्स हो तो हम लोग 66 डिफरेंट हैंडशेक्स करवा सकते हैं। देखो उसका सॉल्यूशन। कहीं डाउट हो बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछो, ठीक है? कंफर्टेबल है इसमें? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। कहता है इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप देयर वर प्लेड 153 मैचेस। If every 2 team played 1 match with each other, the number of teams participated in the championship is। मतलब ये है कि फुटबॉल की एक चैंपियनशिप होने वाली है जिसमें 153 टीमें आई हुई हैं, और वो आपसे कह रहा है कि अगर हर 2 टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेली हो, मतलब हर एक टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेला हुआ है, तो बोल रहा है कि चैंपियनशिप में उस वाले टूर्नामेंट में टोटल कितने आप मैचेस करवा सकते हो। ठीक है, इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देख लो। अभी के अभी आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं उसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो भाई, 153 टोटल मैचेस होते हैं और एक फुटबॉल की चैंपियनशिप करवानी है। तो फुटबॉल की चैंपियनशिप करवाने के लिए, मतलब उसमें मैचेस करवाने के लिए आपको खुद से सवाल पूछना होता है कि एक फुटबॉल का मैच करवाने के लिए कितनी टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो एक फुटबॉल का मैच करवाने के लिए जवाब है कि मुझे 2 टीमों की ज़रूरत पड़ती है। मैं मान लेता हूँ लेट वहाँ पर n टीम्स आई होंगी। मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पर n टीम्स आई होंगी, ठीक है? n टीम्स आई होंगी और मुझे मैच करवाना है, मैच। तो एक मैच करवाने के लिए, फुटबॉल का मैच करवाने के लिए कितनी टीम की जरूरत पड़ती है? 2। मैंने माना है कितनी टीम है? n। तो n में से अगर आपको 2 टीम सेलेक्ट करनी है तो क्या लिखेंगे? NC2। NC2 कन्वे करता है कि हमने n में से 2 टीम को सेलेक्ट किया हुआ है। जितने अलग अलग तरीके से मैं सिलेक्शन करूंगा उतने अलग अलग मैचेस होते जाएंगे। तो ये NC2 n में से 2 टीमों का सिलेक्शन है और जितने बार सिलेक्शन उतने बार मैचेस। तो ये दरअसल कन्वे कर रहा है नंबर ऑफ मैचेस को।
तो नंबर ऑफ मैचेस मेरे हिसाब से होते हैं NC2 अगर n टीम्स आई हो तो। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने मैचेस हो रहे हैं भाई 153, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या 153 सॉरी NC2 इज इक्वल टू 153 मैचेस। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई NC2 मैचेस हुए होंगे, वो कह रहा है नहीं नहीं 153 मैचेस हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NC2 153 के इक्वल है ना, क्योंकि दोनों ही तो नंबर ऑफ मैचेस को कन्वे करते हैं ना। गॉट इट। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो ये NC2 इज इक्वल टू 153 को मैं एक बार आपको सॉल्व भी करना सिखा देता हूँ। आप एक बार देख लीजिए कि वो सॉल्व कैसे होता है। देखो NC2 इज इक्वल टू 153 which is n minus 1 upon 2 into 1 is equals to 153। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा n minus 1 is equals to 153 upon 2। अब एक बार ऐसे इत्मीनान से सुन लीजिए। हालांकि हमारी रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टिल एक बार इस वाले सीरीज़ में भी कन्वे कर देता हूँ। 153 इंटू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, n माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करने वाला पता है, हिसाब से ना इसका अगला स्टेप होना चाहिए था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो। लेकिन मैं ना मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार नहीं करूँगा, कर सकता हूँ लेकिन होगा क्या कि ये लेंदी हो जाएगा। तो व्हाट विल आई डू, मैं ये करूँगा कि इसको ना बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के मैं इस वाले साइन की, क्या साइन है, इक्वल टू वाला साइन है, इसकी रिस्पेक्ट करूँगा। तो इक्वल टू वाले साइन की रिस्पेक्ट करनी हो तो क्या होगा ज़रा समझना, इक्वल टू के जिस लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होता है वही राइट हैंड साइड बनना चाहिए, तभी तो मतलब हुआ ना इक्वल टू का। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है n और एक है n-1। यहाँ भी दो फैक्टर है, एक है 153 एक है 2। मुझे बताओ इन दोनों फैक्टर्स में 1 का फर्क है, तो क्या इन दोनों में 1 का फर्क है क्या, 153 और 2 में 1 का फर्क है क्या, नहीं ना। तो ये इक्वल कैसे हो गया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को इक्वल करने वाला हूँ। कैसे करेंगे सर, दो फैक्टर 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस। तो अभी 153 को ना कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करूंगा कि इन दोनों में 1 का फर्क आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 का फर्क है। ठीक है, तो जैसे इसमें 153 को मैं डिवाइड करने जाता हूँ, जैसे सोचो आप कि जो 153 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 1 जा 9 एंड मेरे पास बचेगा 63 9 7 जा 63। तो 9 से जैसे डिवाइड करता हूँ तो 17 टाइम्स में कैंसिल होता है। ठीक है, तो 153 ब्रेक हो गया, उसकी जगह पर लग गया 9 इंटू 17, 153 की जगह पर लग गया 17 इंटू 9, उसको मैंने ब्रेक कर दिया 9 से डिवाइड करके। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 17 इंटू 9 टू जा कितना होता है भाई 18। अब देखो यहाँ पर दो फैक्टर, यहाँ भी दो फैक्टर, यहाँ भी एक का डिफरेंस, यहाँ भी एक का डिफरेंस, इक्वल हो गया। अब कुछ मत करो, छोटे को छोटे से बड़े को बड़े से रिलेट कर दो। n और n-1 में बड़ा कौन, n, 17 और 18 में बड़ा कौन, 18। तो n बराबर क्या हो जाएगा 18। मैंने बड़े को बड़े से रिलेट किया है, आप छोटे को छोटे से करना तो भी 18 ही आएगा। तो n की वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने से 18, एक्सेप्टेड। और n क्या था दरअसल, n थी नंबर ऑफ टीम्स। तो इसका मतलब कि उस चैंपियनशिप में उसने पूछा था कि भाई कितनी टीम्स आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मेरा आंसर होने वाला है 18 टीम्स आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। इत्मीनान से देखो, कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछो। ठीक है, तो ये हो गया दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं चलने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी पेन कॉपी लेकर रेडी रहना चाहिए। चलिए नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहता है वो देयर आर 10 स्टेशंस इन अ रेलवे लाइन द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट कैन रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी इज। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। एक रेलवे लाइन है जिसमें 10 स्टेशंस बने हुए हैं। ऐसा होता है ना, एक बड़ी सी लाइन होती है जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कुछ स्टेशंस बने हुए होते हैं। तो एक रेलवे लाइन है जिसमें 10 स्टेशंस बने हुए हैं, और वो आपसे कह रहा है कि उन स्टेशंस के लिए अथॉरिटी को, रेल विभाग को जर्नी टिकट्स जनरेट करनी है, मतलब कि यात्रा के लिए टिकटें जनरेट करनी है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन 10 स्टेशंस के लिए अथॉरिटी कितने अलग अलग टिकट्स जनरेट कर सकती है, ये सवाल है। ठीक है, तो कितने अलग अलग टिकट्स जनरेट कर सकती है, दिस इज द क्वेश्चन। मेरी सलाह है वीडियो पॉज करो और अभी के अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखो। आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर। उन्होंने कहा कि एक स्टेशन पर, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है। तो ये रही वो रेलवे लाइन जिसमें 10 स्टेशन है। तो मान लेता हूँ चलो A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, और वैसे ही J तक ये जाएगा। ठीक है, J जो है 10वां पोजीशन पर आता है।
तो जे जो है 10 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए उस रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन। अब वो क्या कह रहा है कि अथॉरिटी को टिकट जनरेट करनी है। तो अब आप इस वाली बात को समझो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने बनाया होगा ना, आंसर डाला होगा ना, तभी ये बस वाली बात की इंपॉर्टेंस फील कर पाओगे जो मैं ये बोलने वाला हूँ, नहीं तो फील कुछ नहीं होगा, लगेगा बस समझ क्वेश्चन था और सुन लिया। बनाते तो समझ में आता है अच्छा यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, मतलब मुझे इस वाली बात का ध्यान रखना है, तब समझ में आता है। सुनो, मेरे को टिकट जनरेट करनी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर अथॉरिटी को एक टिकट जनरेट करनी होगी, अथॉरिटी को अगर एक टिकट जनरेट करनी है तो उसे मिनिमम कितने स्टेशन की जरूरत पड़ेगी? 2। बात आई समझ में? कैसे भाई? इंसान जिस स्टेशन पर खड़ा होगा उस स्टेशन से टिकट बनेगी, और जिस स्टेशन पर जाना होगा उस स्टेशन के लिए टिकट बनेगी। बात आ रही पकड़ में? इंसान जैसे मुंबई के स्टेशन पर खड़ा है और जब वो टिकट लेने जाता है तो वो जो काउंटर पे बैठे होते हैं वो पूछते हैं ना कि कहाँ जाना है, तो बताता है कि मुझे दिल्ली जाना है। तो मुंबई पे खड़ा है और दिल्ली जाना है, तो मुंबई से लेकर दिल्ली के लिए टिकट बन गई ना। कंटेंट आ गया समझ में? ठीक। तो सीन क्या बना? अगर आपको एक टिकट जनरेट करनी है तो 2 स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस वाली रेलवे लाइन में कितने स्टेशन बने हुए हैं भाई? 10। बात आई समझ में? तो 10 स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें से एक टिकट जनरेट करने के लिए मुझे 2 स्टेशनों की ज़रूरत है। तो क्योंकि मुझे 2 स्टेशनों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने 10 स्टेशन में 2 स्टेशन को सेलेक्ट किया। अब आप 10 में से 2 स्टेशन जितने अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करते जाओगे, मान लिया आपने AB को सेलेक्ट कर लिया, मान लिया आपने AC को सेलेक्ट कर लिया, मान लिया आपने CJ को सेलेक्ट कर लिया, DJ को सेलेक्ट कर लिया, कुछ को भी सेलेक्ट कर लिया, तो सीन क्या बना कि आप जितने अलग अलग स्टेशन सेलेक्ट करते जाओगे उतनी अलग अलग टिकट जनरेट होती जाएंगी। तो अलग अलग स्टेशन सेलेक्ट करने के पॉसिबल वेज 10C2 में काउंट हो जाते हैं, जो मैंने इसके पहले आपको करके बताया हुआ है। तो ये है 10 में से 2 स्टेशन को सेलेक्ट करने का तरीका। क्योंकि मैं जितने अलग अलग स्टेशन जनरेट करूंगा उतनी अलग अलग टिकट बनाता जाऊंगा, तो ये बन गई एक्चुअली मेरे लिए नंबर ऑफ टिकट्स। बात है सुन, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर आपने इसका आंसर 10C2 कर दिया ना तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि रॉन्ग क्यों होगा, ज़रा आप इस वाली बात को समझना। मेरा पॉइंट ये है कि जो 10C2 है वो दरअसल कन्वे करता है कि हमने 10 में से 2 स्टेशनों को सेलेक्ट किया है, लेकिन नंबर ऑफ टिकट्स के बारे में आप सोचो। जैसे मान लिया कि आपने A और C स्टेशन को सेलेक्ट किया, 10 में से 2 स्टेशन को सेलेक्ट किया, उदाहरण के लिए मान लिया A और C स्टेशन सेलेक्ट हो गया। समझना है इस वाली बात को, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 में से 2 स्टेशन मान लिया A और C सेलेक्ट हो गया। आपको जो इंसान है वो मान लिया A पर खड़ा है और वो C पर जाना चाहता है, तो जब वो A से लेकर C की तरफ जाना चाहता है तो उस वक्त उसको एक टिकट लगेगी। स्टेशन A से स्टेशन C की तरफ जाएगा तो एक टिकट लगेगी। लेकिन अगर मान लिया जब इंसान C पर पहुंच गया और अपने घर वापस A पर जाना चाहता है, तो C से A की तरफ जाने के लिए वही टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाएगा क्या? जैसे कोई इंसान मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो एक टिकट जनरेट करवाया, अब उसको दिल्ली से वापस मुंबई आना है, तो दिल्ली से वापस मुंबई आने के लिए वही वाली टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाता है क्या? नहीं ना। दिल्ली से मुंबई वापस आने के लिए, C से A वापस आने के लिए दूसरी टिकट लगेगी ना। ये था कंसेप्ट। मतलब ये कि स्टेशन 2 ही सेलेक्ट हुए, लेकिन उसके बीच में टिकटें कितनी लग गई? 2, एक आने वाला और एक जाने वाला। सो पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना कि 10 में से 2 स्टेशन सेलेक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि हर 2 स्टेशन के बीच में एक नहीं 2 टिकट बनेगी, इसलिए मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल का। 2 फैक्टोरियल क्या कन्वे करेगा? AC और CA दोनों का अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 10 × 9/2 × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 टिकट्स। तो अगर आपने 90 सोचा होगा तो आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। अब अगर आपने बनाया होगा ना तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को फील कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो, वरना समझ में नहीं आता है। अब यही 2 फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। सेम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वैरायटी हो जाएगा, तो आपको अच्छा एक्सेप्टेंस आएगा। बने रहना, अगर मान लिया ये वाली बात समझ में थोड़ी नहीं भी आई हो तो इसमें डिलीवर करूँगा, समझ में आ जाएगी। इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार हट जाता हूँ। ठीक, चलिए। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अब सुन लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है 930 दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स आर एक्सचेंज अमंग द
students of a class. If every student sends a card to every other student, then what is the number of student in the class? मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप क्वेश्चन को सुन लीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपस में दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड्स जो होते हैं वो एक्सचेंज किए हुए हैं, ठीक है. और अगर हर एक स्टूडेंट ने हर दूसरे स्टूडेंट को कार्ड भेजा हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कार्ड नहीं भेजा और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कार्ड नहीं लिया, हर एक ने कार्ड दिया और हर एक ने कार्ड लिया, ठीक है. तो अगर हर एक स्टूडेंट ने हर दूसरे स्टूडेंट को कार्ड भेजा हो तो बताइए अगर उसमें 930 कार्ड टोटल एक्सचेंज हुए तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे. ये है वो क्वेश्चन, ठीक है. वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है ये, तभी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है. चलिए सुनते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं. टोटल 930 ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज हो गए हैं. गॉट इट. अब आपको ना कार्ड को अगर एक्सचेंज करना है तो आपको पहले खुद से पूछना होता है अगर मुझे एक कार्ड भी देना होगा ना, एक कार्ड भी देना होगा तो कितने स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है. जवाब है 2. एक होगा देने वाला, एक होगा लेने वाला. मैं मान लेता हूं लेट देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मैंने मान लिया कि क्लास में n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. एक है कार्ड, टोटल है n स्टूडेंट्स क्लास में. और क्योंकि मुझे कार्ड को एक्सचेंज करवाना है तो एक कार्ड होना चाहिए देने वाला और एक कार्ड होना चाहिए लेने वाला. तो एक कार्ड एक्सचेंज कराने के लिए मुझे मिनिमम कितने स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है? 2. कितने स्टूडेंट है वहां पर? n. n में से अगर आपको 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना हो तो हो जाएगा NC2. NC2 कन्वे करता है कि मैंने n स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया हुआ है. अब आप जितने भी पॉसिबल वे सोच सकते हो सिलेक्शन के, वो सारे के सारे NC2 में काउंट हो जाते हैं. तो सोच लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मान लिया A और B 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर है. तो खुद सोचो, अभी NC2 में इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. आपने मान लिया A और B को सेलेक्ट किया तो A ने क्या किया, एक कार्ड दिया B को. गॉट इट. अब पॉइंट ये है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार्ड को एक्सचेंज होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार्ड एक्सचेंज होना चाहिए. एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि भैया जब B ने एक कार्ड लिया तो B फिर एक कार्ड देगा भी, तभी तो ये एक्सचेंज हुआ माना जाएगा ना. लेने के बाद देना भी तो होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज हुआ माना जाएगा ना. अब आप खुद सोचो, जब B एक कार्ड लेकर दूसरा वाला कार्ड A को दे रहा होगा तब क्या करा होगा? वही वाला कार्ड एकदम नाम मिटा के दे देगा क्या, ले भैया हैप्पी दिवाली, ऐसा होगा क्या? नहीं ना. जब B A को कार्ड लौटा रहा होगा तो उसका ही कार्ड नाम मिटा के नहीं देगा, वो उसको नया वाला कार्ड ला कर देगा. दिस इज द कंसेप्ट. मतलब ये है कि जब A और B के बीच में कार्ड एक्सचेंज हो रहा होगा तो स्टूडेंट 2 है लेकिन कार्ड एक नहीं. कार्ड कितने घूम जाएंगे? 2. वैसे स्टेशन 2 थे लेकिन टिकट एक नहीं. टिकट कितनी लगती थी? 2. और क्योंकि 2 कार्ड लगेंगे इसलिए यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 फैक्टोरियल का. आई बात समझ में? अब ये कन्वे करेगा नंबर ऑफ कार्ड्स एक्सचेंज को. मैं बोल रहा हूं कि NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल कार्ड एक्सचेंज होंगे. क्वेश्चन बोलता है नहीं नहीं 930 कार्ड एक्सचेंज होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे हिसाब का NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल है वो क्वेश्चन के हिसाब के 930 के बराबर है क्या? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, 930 इज इक्वल टू NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल. मानते हो ये एक्सप्रेशन? एक्सेप्टेड वाला पॉइंट. अब जरा समझिएगा बात को क्या कन्वे कर रहे हैं. इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, इसके पहले हालांकि सिखा चुके हैं, फिर से सीख लो. NC2 में लिखूंगा n-1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 930. ठीक है, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल. अब यहाँ पर 2 फैक्टर है जिसमें 1 का फ़र्क है, यहाँ भी 2 फैक्टर बनाऊंगा जिसमें 1 का फ़र्क आएगा. तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे बना रहा हूँ. 930 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चे लोग 93 इंटू 10, और इस 93 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 301 इंटू 10. देखो समझ में आता है. तो यहाँ पर लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा, 3 इंटू 10 तो हो जाएगा 30, और यहाँ पर हो जाएगा 31. 2 फैक्टर 2 फैक्टर, 1 का फ़र्क 1 का फ़र्क, इक्वल टू वाले साइन की रिस्पेक्ट हो गई. अब कुछ नहीं करेंगे, छोटे को छोटे से बड़े को बड़े से रिलेट करेंगे. ठीक है, छोटा कौन है इसमें, n और n-1 में, चलो बड़ा कौन है n, और यहाँ पर बड़ा कौन है 31. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31. तो उस वाले क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए थे भाई, 31 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे. इत्मीनान से इस वाले सॉल्यूशन को देखो, कहीं भी कोई डाउट हो
आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो। अब दूसरी वाली बात कन्वे कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी इतना कुछ एक्सप्लेन किया ना, वो इस वाले वीडियो का सम अप अभी यहाँ बताने वाला हूँ। इस वाले वीडियो का सम अप, इसका मतलब ये है कि जो इतना कुछ हमने अभी सीखा उसको कंक्लूड करके देने वाला हूँ कि देखो ये चीज़ें होती हैं। सी NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये है आज के वीडियो की बॉटम लाइन। सुनते हैं, नंबर ऑफ वेज और ये होंगे केसेस। ठीक है, तो अगर मान लिया लिखा हुआ हो कि भाई हम लोग को हैंडशेक्स करवाना है, ठीक है, अगर मान लिया लिखा हुआ हो कि भाई हम लोग को मैच करवाने हैं, अगर मान लिया लिखा हुआ हो कि हम लोग को टिकट जनरेट करनी है, और अगर मान लिया लिखा हुआ हो कि हम लोग को कार्ड एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो चलो ये वाले बॉक्स को आपको पढ़ना सिखा देते हैं, ज़रा समझिएगा बात को। नंबर ऑफ वेज यूज़ होते हैं NC2 या फिर यूज़ होते हैं NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल। यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और यही कंसेप्ट है, लेकिन आपको ना इस वाले वीडियो में समझना है कि कहाँ पर 2 फैक्टोरियल लगता है और कहाँ पर नहीं लगता। ये आपको सीखना है, कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता, यही आपको सीखना है। और यही 2 फैक्टोरियल की जो इम्पोर्टेंस है ना, ये समझाने के लिए मैंने 4 केस लिए हुए थे। अब उन चारों केसेस का एग्जाम्पल आपको मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया, उसका एक बार कंक्लूजन सुन लो। अगर मान लिया हैंडशेक करवाना हो या अगर मान लिया मैच खेलना हो, तो उस वक्त जो है 2 फैक्टोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों भाई? क्योंकि चाहे A B से हाथ मिलाए या B A से हाथ मिलाए, हाथ तो एक ही बार मिलाएगा ना। और मैच चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कोई बोले नहीं नहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तो मैच तो एक ही हो रहा है ना, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल नहीं लगा। लेकिन जब टिकट जनरेट करने की बात हो, इंसान मुंबई से दिल्ली जा रहा है और फिर दिल्ली से मुंबई आ रहा है, तो जब मुंबई से दिल्ली गया था तो एक टाइप की टिकट लगी होगी, लेकिन जब दिल्ली से मुंबई वापस आया होगा तो दूसरी टिकट लगती है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। जब कार्ड एक्सचेंज करना हो, A ने B को जब कार्ड दिया, जब एक्सचेंज करने के लिए B ने A को जब कार्ड दिया होगा तो ऑब्वियसली दूसरा कार्ड दिया होगा ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल। महसूस कर पा रहे हो कहाँ पर 2 फैक्टोरियल लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है? समझ में आ रहा है ये? तो ये मैंने क्या किया ना, ये रैंडम केस लिया हुआ है सिर्फ आपको ये कंसेप्ट फील करवाने के लिए, ये बॉटम लाइन फील करवाने के लिए। लेकिन एग्जाम में केस कुछ भी आ सकता है, तो आपको अपने अवेयरनेस से, आपको अपने माइंड से, आपको अपने दिमाग से, अपनी शार्पनेस से जो है इन चीज़ों को वहाँ पर डिसाइड करना है कि कहाँ पर 2 फैक्टर लगाऊँ, कहाँ पर नहीं लगाऊँ। बात आ रही पकड़ में? तो अगर आपने ये वीडियो ऑनेस्टी से देखा होगा और उस पर मेरे साथ मेहनत की होगी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर 2 फैक्टर नहीं लगता और कहाँ पर लगता है। ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 केसेस लिए हुए, केसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस वाली बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर लगाया जाए और कहाँ पर नहीं लगाया जाए। मैं जल्दी मिलूँगा इसी टाइप के नए ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ, बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।